हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले को हम लोग निगमन करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले से कहाँ से आईआईटी, जेईई, नीट या किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फोकस है कि बोर्ड परीक्षा, उसके बाद आईआईटी, नीट, जिससे इसी साल मतलब जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दें वैसे आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक, मतलब बोर्ड में भी अच्छा परसेंटेज आ जाए और आपका साल का गैप भी ना हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने भी जब तैयारी की थी तो कुछ ऐसे ही किया था और बीटेक में एडमिशन भी लिया कई कॉलेज में मैंने। ठीक है, उसे मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। एनसीईआरटी में आपको ऐसा डेफिनेशन मिलेगा नहीं, लेकिन इसका डेफिनेशन यही होता है मेनली। ठीक है, इसे आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिख के आएंगे, अगर आएगा तो 100% मार्क्स मिलेगा। वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन यह है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, यहीं पर रुके रहिए और थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसको। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, मेन आपको कहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर और यहाँ पर वैद्युत बल रेखा। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है, और उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसका मतलब है कि कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ से जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखा गुजरेगी, जितना ज्यादा मतलब संख्या का नाम आ रहा है, इसका मतलब जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखा गुजरेगी उतना ज्यादा वहां पर वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी अगर उस पृष्ठ से कोई भी बल रेखा गुजर रही है तो समझ लो उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे होगा। आपको पता है कि आवेश Q से अगर ये मान लीजिए प्लस Q है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इस चार्ज से दूरी की ओर यानी बाहर की ओर ऐसे ऐसे गुजरती हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं। यहाँ से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं किसी चार्ज से, एक ही तरफ नहीं, चारों ओर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे लाइन में एक सीधी रेखा में गुजरती हैं। वो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है, और ये गुजरती जाती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मैं बना देता हूं। अब हम लोग कोई काल्पनिक पृष्ठ लेंगे। ठीक है, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं, प्लस Q चार्ज से बाहर की ओर निकल रही हैं। अब हम कोई काल्पनिक पृष्ठ लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, जितना ज्यादा यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझे कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, गोले की तरह हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, आप चौकोर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी यहाँ पर ले सकते हैं आप। ठीक है, आयत की तरह ले सकते हैं। तो इस आयत से कितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यही तो डेफिनेशन में कह रहा है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, यानी कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगा। अगर यही काल्पनिक पृष्ठ मान लो इतना ही बड़ा यहां पर होता तो क्या यहां से उतना ही वैद्युत बल रेखा इससे गुजरती? बिल्कुल नहीं। ये लाइन मान लो चली जाती, ये चली जाती, ये चली जाती, क्या ये जो यहां से गुजरी थी ये दोनों तीनों लाइन क्या यहां से मिल पाती? कभी नहीं, यहां से ऐसे चली जाती। उनका कहने का मतलब है कि अगर काल्पनिक पृष्ठ उस चार्ज के करीब रहेगा, ठीक है, उस चार्ज के करीब यानी इस आवेश के करीब रहेगा, जितना ज्यादा आवेश के पास रहेगा उतना ज्यादा ही वहां से वैद्युत फ्लक्स आपको मिलेगा, यानी उतना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं वहां से गुजरेंगी। अगर इसको और करीब मान लो ले आए, यहाँ पर ले आए इतना ही बड़ा, तो यहाँ से बहुत सारी लाइनें गुजर रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज के करीब जाते हैं वैद्युत फ्लक्स वैसे वैसे उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक, तो आपने समझ लिया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर मान लो इसी चार्ज को
हम एक सर्किल के अंदर रख लेते हैं, किसी गुब्बारे के अंदर रख लेते हैं, किसी मतलब गोले के अंदर रख लेते हैं, तो उस गोले से देखो सारी वैद्युत फलक, सारी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं गुजर रही हैं, तो इसमें वैद्युत फलक जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, यानी वैद्युत फलक की जो इंटेंसिटी, जो तीव्रता होगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे देखो इस गोले से सभी वैद्युत लाइनें जो हैं वो टकरा रही हैं, यानी जितना ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी उतना ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई काल्पनिक हम पृष्ठ ले लेते हैं, यही पृष्ठ है, और इसको इसके सामने यहाँ पर अगर रखेंगे तो हमको बहुत कम वैद्युत बल रेखाएं मिलेंगी, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं मिलेगी, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हमको मिलेंगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स होगा। क्या इधर वाली वैद्युत बल रेखा इसको मिलेगी? कभी नहीं, यही तो इधर चली जा रही है, जो लाइन इधर जा रही वही तो इससे टकराएगी, लेकिन वैद्युत फ्लक्स होगा। चाहे एक ही लाइन टकराए, अगर एक लाइन टकरा रही है, एक ही वैद्युत बल रेखा टकरा रही है, तब भी फ्लक्स होगा, लेकिन फ्लक्स कब ज़्यादा होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइन टकराएगी, यानी इसको अगर और करीब लेके आएंगे तो और ज़्यादा लाइन टकराएगी, और करीब लेके आएंगे तो और भी टकराएंगे, और करीब लेके आएंगे तो मतलब यहाँ अगर लेके आए तो आधी वैद्युत बल रेखा इससे टकराएगी जो इधर की ओर जा रही है। क्या इधर वाली टकराएगी? नहीं। लेकिन अगर इसको मान लो इसे मोड़ के गोला बना लें तो इस पर सभी वैद्युत बल रेखा टकरा जाएगी, तो यानी इस पर वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है वैद्युत फ्लक्स। अगर इसको हम किसी क्यूब के अंदर रख दें, मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, ये सब आपको आईआईटी में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन शायद मिल जाए का दो, मैं उसको करा दूंगा। वहाँ पर आपको आधा क्यूब, पूरा क्यूब, सर्किल, गोला सब बताया जाएगा वहाँ पर। इस क्यूब के अंदर हम चार्ज को बंद करके रख देते हैं। जब बंद करके रख देंगे तो इस चार्ज से जितनी भी वैद्युत बल रेखा होंगी इसके सभी पृष्ठ पर टकराएंगी, ऊपर भी टकराएंगी, इस साइड में, नीचे भी, और इधर भी पीछे की ओर, मतलब बहुत ज़्यादा वैद्युत बल रेखा निकलेगी और सभी वैद्युत बल रेखाएं इस क्यूब के पृष्ठ टकराएंगी, यानी यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऊपर का मान लो छत नहीं है, ये वाला पोर्शन है, ये नहीं है, तो यहाँ वाली जो वैद्युत बल रेखा है वो निकल जाएगी, तो इस आयत पर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको वहाँ पर आईआईटी जेईई नीट में आपको एक एक मतलब ये निकाल दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ऊपर जो है कोई प्लेन नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 ही प्लेन है, कभी कहेगा 4 प्लेन है। ठीक है, अगर इसको हम बंद गोले के अंदर रखते हैं चार्ज को, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। कितना वैद्युत फ्लक्स मिलेगा? आपको 2 पाई आर, जितना भी इसका मतलब वो सरकमफेरेंस है, ठीक है, उतना आपको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। और इस सरकमफेरेंस को, यानी जितना सरकमफेरेंस है इसका हम निकालेंगे। अगर गोला है, सर्किल है तो इतना, अगर गोला है तो इसको हम पाई आर स्क्वायर, यानी इसके एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र ई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना हमको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर अर्धगोले में रख देंगे, अर्धगोले के ऊपर यहाँ पर रख देंगे हम चार्ज को, तो सिर्फ जितना इधर की ओर ये सब जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वही यहाँ से इतना ही फ्लक्स मिलेगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ही फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल जाएंगे, कहीं टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। डेफिनेशन को हमने सीख लिया, अब फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक, तो फार्मूले को हम इस चित्र से डिराइव करेंगे। ये वैद्युत बल रेखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र जो है वो राइट डायरेक्शन में, यहाँ पर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जिसका नाम एस है, और एस क्या है? इसका एरिया है। ठीक है, और इसके अलावा हम एक छोटा सा ds अवयव लेंगे, बहुत छोटा सा अवयव लेंगे, और इसको हम नाम देते हैं डेल्टा एस। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल होगा, यानी एकांक सदिश है, उसको हम n मान लेते हैं। इसकी दिशा वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की है। इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र राइट में है, तो इसकी दिशा भी राइट डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हमने अवयव लिया है वो इस प्रकार से इतना छोटा है कि इसको आप प्लेन मान सकते हो, ये एकदम प्लेन है। और ये अगर इस तरह रख देंगे तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कर देंगे तो इसकी दिशा राइट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी जिधर इसके प्लेन यानी ये सब एरिया मिले उधर ही इसकी दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसकी दिशा ऐसे रखी है, ऐसे रखेंगे तभी तो इससे वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी। अगर मान लो इस तरह रख देंगे ऐसे खड़ा, तो पता वैद्युत बल रेखाएं टकराएंगी? नहीं टकराएंगी, सब इधर उधर से निकल जाएंगी। ठीक है, तो उसको इस तरह रखना है, तभी हमें वैद्युत बल रेखा मिलेगी। तो ये समझेंगे कुछ इस तरह है, यानी दोनों की दिशा सेम है। ठीक, और अगर बोर्ड एग्जाम के लिए है तो हम इसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले हम अपना निकालेंगे।
माना वैद्युत क्षेत्र में, माना वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ S है, ठीक है। और इस काल्पनिक पृष्ठ में हम एक छोटा सा अवयव ds लेंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे तथा डेल्टा S एक पृष्ठ अवयव है। अवयव का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना, ठीक है, इस पूरे एरिया से। डेल्टा S एक पृष्ठ अवयव है, डेल्टा S एक पृष्ठ अवयव है तथा डेल्टा S की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E के अनुदिश है, पृष्ठ अवयव डेल्टा S को वेक्टर डेल्टा S से निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दिशा है और डेल्टा S जो होता है इसका परिमाण भी होता है, कितना एरिया है और किस दिशा में है। यहाँ पर दिशा बता दिया गया, तो इसका कुछ एरिया भी होगा, उसका परिमाण हो गया। अगर दिशा भी है, परिमाण भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तो उसे वेक्टर से हम निरूपित कर सकते हैं भाई, निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तब स्केलर, ध्यान देना, स्केलर गुणन वेक्टर E डॉट डेल्टा S अवयव से, ठीक है, वेक्टर E डॉट डेल्टा S अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगा, वेक्टर E डॉट डेल्टा S। और इसे कैसे लिखते हैं, यानी इसे लिखेंगे हम, शुरुआत में हमने बताया था इसे फाई E से निरूपित करते हैं। फाई E इट इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट डेल्टा S, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटे से अवयव का फार्मूला है, लेकिन हमने जो माना था पूरा एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन नहीं सॉरी काल्पनिक पृष्ठ हमने जो पूरा माना था, अगर उससे कहें कितना हमें निकल रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे अवयव बहुत सारे होंगे। ऐसे छोटे छोटे अवयव को हम ऐसे चुन लेंगे, यानी इसको इकट्ठा करेंगे छोटे छोटे अवयव को, और छोटे छोटे अवयव को इकट्ठा करना यानी जोड़ना, इंटीग्रेशन से ऐसा संभव होता है। तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन S। इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सभी का जोड़, सभी का सम, यानी सभी को हमने ऐड कर लिया, यानी पूरे का अब हमें फ्लक्स चाहिए, तो पूरे का जो फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा S, ठीक है। ये रहा फार्मूला। लेकिन अगर यही पृष्ठ जो ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, और ये अवयव जो है हमने जो छोटा सा अवयव काटा है, ये अगर बंद है यानी इनक्लोज है, बंद होने का मतलब होता है कि ये खुला, जैसे मान लो ट्रेंगल है, अभी ये खुला है, लेकिन अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। ये एक स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको अगर आप बंद कर दे तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। यह एक सर्किल है, लेकिन अभी ये बंद नहीं है, लेकिन इसको अगर मिला देंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो अगर इसे हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ मानते हैं, बंद, ठीक है, यानी पूरा इनक्लोज, जैसे गुब्बारा होता है, कोई लोहे का गोला होता है खोखला, उसके बीच में रखा जाता है, कोई क्यूब है, क्यूब, ठीक है, आपने क्यूब देखा होगा ऐसे, ठीक है, लूडो की आपने गिट देखी है ना,
तो वही होता है क्यूब। ठीक है, इसके बीच में रख दिया जाए, यानी चारों तरफ से जहाँ पर बंद हो, एक बंद कमरा आप मान सकते हैं। तो क्लोज के लिए जो इसका फ्लक्स होगा फाई ई, वो इस तरह दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप गोला ऐसे बना देना। ठीक है, और ये क्या होता है, पूरे सरफेस का, मतलब अगर ये क्यूब है तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाता है, ये तो यस बताएगा। यस मतलब इसका एरिया है। और ये फार्मूला ई कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे गुजर रहा है, और इसका ये जो एरिया है। ठीक है, ये रहा फार्मूला। अब कहाँ से आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, हमने इसी के ये वैद्युत बल रेखाएं राइट डायरेक्शन में हैं, और हमने जो पृष्ठ अवयव लिया था वो भी इसकी दिशा भी जो थी वो इधर ही की ओर थी। ठीक है, इसका एरिया जो था वो डेल्टा एस था, इसी डायरेक्शन में थी। लेकिन इसको हमने प्लेन माना था कुछ इस तरह, मतलब ऐसे था। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा एंगल पर इस तरह रख दें, बताओ, ये जो पृष्ठ अवयव है यानी काल्पनिक जो पृष्ठ है, इसको इस एंगल से अगर रख दें ऐसे, ठीक है, इस तरह रख दें, तो बताओ क्या इससे ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं इस तरह गुजरेंगी कि इस तरह गुजरेंगी? इस तरह ज़्यादा गुजरेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वैद्युत बल रेखा। और इस तरह अगर रखेंगे तो ये देखो यहाँ वाली वैद्युत बल रेखा इधर से निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह कर देते हैं तो ये सभी वैद्युत बल रेखा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है, इस तरह करने से बहुत कम, और जैसे जैसे मतलब इसको ऐसे 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 ले आएंगे और भी कम हो जाएगा, यानी बहुत कम वैद्युत बल रेखा इससे गुजरेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंपटीशन में कब, कि अगर पृष्ठ अवयव जो है वो थीटा एंगल पे है। किससे थीटा एंगल पे है? यानी वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके पृष्ठ अवयव के जो क्षेत्रफल है उससे थीटा डिग्री पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तब क्या फार्मूला बनेगा? तब फार्मूला बनेगा वेक्टर ई डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं, वेक्टर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको स्केलर फॉर्म में जब हम थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका सिर्फ परिमाण लिखते हैं, ई डेल्टा एस कोस थीटा। थीटा क्या है? ये ई और डेल्टा एस के बीच में एंगल है, यानी कितने एंगल पे वो रखा गया है। ठीक है, यहाँ से आपको कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक में या इस बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये तीन चीज पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसका जनरल जो फार्मूला हो जाएगा फाई ई इट इज इक्वल टू हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये जनरल इसका इक्वेशन है, कहीं पर भी ये लागू होगा। ठीक है, हमेशा लागू होगा, हर जगह लागू होगा ये। ठीक, तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, मान लो ऐसे चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब थीटा 0 डिग्री है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब थीटा 90 डिग्री है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब थीटा 45 डिग्री है, और किसी में कहेगा वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री या आप 60 डिग्री मान लो, कुछ भी 30 डिग्री मान लो, या आपको ऐसा कहा जाएगा कि किस एंगल पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, या ऐसा पूछा जाएगा किस एंगल पर वैद्युत फ्लक्स का मान कम होगा। इसी चारों में से पूछ लिया जाएगा किस एंगल पर, तो आपको ऑप्शन लगाना रहेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि जब थीटा बराबर 0 होता है, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से और प्रैक्टिकल करके भी समझाते हैं। देखो, ये तो है एकदम उसी के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, तो यहाँ से ज़्यादा वैद्युत मतलब वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, इससे टकराएंगी, तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा। लेकिन देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, अगर हम इसको इधर की ओर रख देते हैं, यानी इसका जो दिशा है इसके क्षेत्रफल का अब इधर की ओर है, और वैद्युत रेखा राइट डायरेक्शन में ये इधर, देखो इस तरह है, ये इस तरह है। देखो ये क्या है? एरिया का दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। और जब 90 डिग्री पर होते हैं तो आपको पता है कि cos 90 यहाँ पर रखेंगे, और cos 90 का मान होता है 0। जब cos 90 का मान 0 तो फाई ई की वैल्यू ये पूरी 0 हो जाएगी। जब ये 0 तो ये सब भी 0, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो होगा बहुत कम होगा। और कैसे कम होगा? ऐसे कम होगा कि इसको इस तरह हम रख रहे हैं, इस तरह रखेंगे, बताओ वैद्युत फ्लक्स कहाँ गुजर रहा है? इससे बहुत कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है,
लेकिन इसी को अगर 0 डिग्री में, 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में डेल्टा एस यानी इसका पृष्ठ अवयव है, दोनों की दिशा सेम है। जब सेम होता है तो इनके बीच का 0 डिग्री होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पर यानी cos 0 पर 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होगा वैद्युत फ्लक्स, cos 90 पर बहुत कम होगा। और 90 से 90 डिग्री से आप नीचे की ओर 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पर यानी 90 से नीचे आप आओगे तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, 0 से 90 जाओगे तो वैद्युत फ्लक्स घटेगा। कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए ये 90 है, ठीक है, 90 है, ठीक, और 90 से ये 90 डिग्री बना रहा है, और ऐसे ऐसे आप कभी 60 बनाना, 60 से 30, अब ये 45 30, फिर ये 0 डिग्री बन गया। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स देखो यहाँ से ज़्यादा टकरा रहा है, फिर यहाँ से अगर 90 जाएंगे तो कम टकराएगा, ऐसे ऐसे कम टकरा रहा है, यहाँ से और कम, फिर ऐसे करेंगे और कम, तो ऐसे 90 कर देंगे तो और ही कम टकराएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार आप cos 45 की मान रखोगे तो cos 45 का मान आपको पता है। ठीक है, नीचे आपको वैल्यू रख देना 1/√2, 1/√2 की वैल्यू आपको पता है। √2 से इसको डिवाइड करेगा, इसको इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आप ई डॉट डी एस को √2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑलरेडी कम आएगी, 0 से तो कम ही आएगी। 30 से डिवाइड मतलब हाफ हो जाएगा इसका cos 30 पे, cos 30 का मान आप रख देना, sin 30 का मान 1/2, तो cos 30 का मान √3/2। ठीक है, और भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डेफिनेशन बता दिया गया, एक एक प्रैक्टिकल करके बता दिया गया, पूरा फार्मूला डिराइव कर दिया गया, और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बता दिया गया। तो ऐसे ही आपको हर वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि एकदम बेसिक से एकदम 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक।